नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेंबरशिप में भी आप जाए तो जा सकते हैं। तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, होनी ही थी। फटाफट हो गई, ये थोड़ी हैरानी में डालने वाली बात है। अब सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ गया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक योद्धा की भूमिका में सामने आए थे और पिछले 134 दिन से वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और सियासी शहादत उनकी हो रही थी। लेकिन अब क्या सियासी शहादत मोदी जी की होने वाली है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्या अगस्त के बचे हुए दिन मोदी को मुश्किल में डालने वाले हैं, मोदी पर भारी पड़ने वाले हैं? ये भी कुछ सवाल उठते हैं। क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली वाला बिल राज्यसभा में अब पास हो ही गया है और अब केजरीवाल इंडिया के करीब आ जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि इंडिया यानी पॉलिटिकल फ्रंट जो इंडिया बना है, इससे जुड़े रहना क्यों, किस लिए, कितना ज़रूरी है। ये मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी, राहुल गांधी के आने से भी इंडिया में मजबूती आई है। हालांकि एक पक्ष ये भी कहता है कि इंडिया के कुछ ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे लोग जो निजी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की पाले हुए थे, उनमें थोड़ी सी बेचैनी आएगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री के रूप में पिच करेंगे और मुकाबला वो कहेंगे कि अब असली चुनौती राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है, जिससे नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन पूरा यकीन है लोगों को कि राहुल गांधी जिस तरह के ज़िद्दी किस्म के आदमी हैं, जिस ढंग से वो साफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, तो कतई दावेदार नहीं हैं। तो यहाँ भी ये दाव मोदी का फेल होता हुआ नज़र आता है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, मोदी जी नहीं बोलें तो ज़्यादा बेइज्जती होगी और अगर बोलते हैं तो कितनी फजीयत होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि वो मणिपुर गए नहीं हैं और अविश्वास प्रस्ताव एकाग्र रूप से कंसंट्रेटेड करीब करीब मणिपुर के मुद्दों के आसपास होगी। यहाँ राहुल गांधी का अपर हैंड इस रूप में होगा क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, क्योंकि वो मणिपुर गए। उनको हो सकता है अपने भाषण में वो मोदी पर हमला करें कि मैं जब मणिपुर जा सकता हूँ एक साधारण नागरिक की तरह, तो आप प्रधानमंत्री के नाते क्यों नहीं गए। वो ये कह सकते हैं कि मैंने वहाँ जाकर देखा कि शरणार्थी शिविर में क्या बुरे हाल हैं, बच्चे किस बुरे दौर में जी रहे हैं, महिलाएं कितना व्याकुल हो रही हैं वापस अपने घर जाने के लिए, जो विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके घर जो जल गए, उनके लिए मुआवजा देना, ये तमाम चीज़ें नहीं हुई हैं। तो आप वो फिर कहेंगे कि तंज कस सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप गए होते तो आप अपनी आंखों से देखते, आप तो मणिपुर के आप नूह तक नहीं गए। तो कुल मिलाकर इस अविश्वास प्रस्ताव में मोदी जी अगर मणिपुर में कांग्रेस सरकारों के दौरान की गई खामियां, गलतियां और उस दौरान हुई घटनाओं का ही जिक्र करेंगे, तो क्या वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर पाएंगे? अपने वोट बैंक को तो वो सेटिस्फाई कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने वोट बैंक से 2024 में काम चलने वाला नहीं है, इस बात को भी मोदी जी समझ रहे हैं। यही वजह है कि एनडीए पर ध्यान दिया गया। एनडीए प्लस में 38 पार्टियों, छोटी मोटी सब पार्टियों को शामिल किया गया, तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या मोदी के लिए एक नई मुश्किल लेकर आएगा? और उसमें भी जवाब अंतिम में जवाब एक राइट टू आंसर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है, तो ये कहा जा रहा है कि वो भी शायद राहुल गांधी दे सकते हैं। 15 अगस्त आएगा, उसके बाद 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को सेबी को अपनी रिपोर्ट देनी है। अडानी मसले पर रिपोर्ट देनी है। सेबी क्या खुद को क्लीन चिट दे देगी, अडानी के मसले को बिल्कुल गोलमोल कर देगी, या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारी कार्रवाई हो रही है तो वो तथ्य ज़्यादा छुपाने की कोशिश करेगी तो फजीहत होगी। और अगर अडानी पर सेबी कुछ और जांच की बात करती है और कुछ और चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स, या हिडनबर्ग रिपोर्ट में जो कहा गया था शेल कंपनियों के बारे में, कुछ आइडेंटिफाई भी की थी सेबी ने कुछ कंपनियां, उनके बारे में खुलासा करती है, तो मोदी की मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकती है। 15 अगस्त आएगा, लाल किले की प्राचीर, 10वां भाषण होगा शायद उनका 2014 से।
मौजूदा कार्यकाल का आखिरी भाषण, तो क्या बतौर प्रधानमंत्री भी आखिरी भाषण, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। क्या बोलेंगे, पिछले 9 साढ़े 9 साल की कौन सी उपलब्धियां गिनाएंगे, कौन सी उपलब्धियां जो कि पूरी नहीं हो पाई उनको गोलमोल कर देंगे, कारपेट के नीचे डालने की कोशिश करेंगे, कौन सा रोड मैप देंगे। एक चुनावी साल में कोई नई योजना आमतौर पर चुनावी साल में कोई शुरू नहीं करता, पुरानी योजनाओं का ही एक मिरर बनाकर, एक आईना बनाकर जनता के बीच पेश करने की कोशिश होती है। तो वहाँ वो बैक फुट पर रहेंगे, फ्रंट फुट पर रहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अब जो वो आधा सच आधा झूठ कभी कभी बोल देते हैं और जो आंकड़ों में हेराफेरी कर लेते हैं, वो पकड़ में अब बड़ी जल्दी आ जाता है। आज ये जो आईटी सेल है कांग्रेस का, ये भी मजबूत हुआ है, केजरीवाल का आईटी सेल भी मजबूत पहले से ही था, तो चीज़ें अब पकड़ में आने लगी हैं। तो ये भी मोदी जी के लिए थोड़ी मुश्किल की बात है। फिर अगस्त का अंत, इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई नई बहस के दौरान ही कोई मौखिक टिप्पणी आ गई, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, चाहे दूसरे कुछ मामले चल रहे हैं जो गंभीर किस्म के मामले हैं, या कोई नया चीज़ जुड़ गई, तो मोदी के लिए क्या मुश्किल पैदा होगी नहीं होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। महाराष्ट्र के मामले में अगर स्पीकर साहब का कोई फैसला आता है अयोग्य ठहराने का या योग्य ठहरा देने का एक नाथ शिंदे के 16 विधायकों को, तो ये जानना भी दिलचस्प रहेगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर दिल धड़कता रहेगा मोदी और अमित शाह का अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त के महीने के अंत में शायद 30 या 31 अगस्त को मुंबई में फिर बैठक होने वाली है। इंडिया की ये तीसरी बैठक होगी। पटना, बेंगलुरु के बाद अब मुंबई, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस मिलकर इसकी मेज़बानी करेंगे। वो शरद पवार जिनको लेकर पहले कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि वो थाली के बैंगन हैं और इधर भी सरक सकते हैं, उधर भी सरक सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शरद पवार ने भी कुछ ठान रखी है कि 2024 में खुद को भी प्रधानमंत्री के रूप में एक चांस देने की बात है। ऐसा लगता है, उनको लगता है कि अंतिम चांस है जो इंडिया के साथ रहकर ही हासिल हो सकता है। एनडीए के साथ जाकर तो बिल्कुल हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री पद पर नो वैकेंसी का बहुत बड़ा बोर्ड लटका हुआ है। तो मुंबई की बैठक में इंडिया और आगे बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो 11 समन्वयक की बात थी उन पर एक संयोजक बैठाया जा सकता है। उस संयोजक की भूमिका में नीतीश कुमार आ सकते हैं। यानी कोई ठोस रूप से आगे चलने की बात हो सकती है। कुछ योजनाएं किस तरह की हो, नारा किस तरह हो। पिछली बार जैसे इंडिया कॉइन किया गया, INDIA, इसका तोड़ मोदी जी नहीं निकाल पाए हैं। तो अगले 15, ये जो इस महीने के आज क्या 7 तारीख हो गई, तो 22-23 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें मोदी जी क्या करते रहे हैं पिछले 1-2 महीने में और क्या नहीं करते रहे हैं, एक एक सेंटेंस में बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैं बता देता हूँ। मणिपुर किस पर नहीं बोले, 10 पॉइंट जिस पे मोदी जी नहीं बोले। मणिपुर में नहीं बोले, नूह पर नहीं बोले, महंगाई पर नहीं बोले, बेरोजगारी पर नहीं बोले, बैंकों का जो NPA बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर नहीं बोले, अडानी पर नहीं बोले, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं इस पर नहीं बोले, किसानों की MSP पर चुप रहे, जो वादा किया था कि हम बात करेंगे वो बात भी आगे नहीं बढ़ी है। उग्र हिंदुत्व पर चुप हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। ये सवाल मीडिया के माध्यम से विपक्ष पूछता रहा है प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। अच्छा, तो बोलते किस पर हैं? ऐसा तो है नहीं कि चुप हो गए हैं, मौनी बाबा हो गए हैं, बोलते हैं, भरपूर बोलते हैं। बोलते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान में दलितों की हत्या पर या महिलाओं के अत्याचार पर, बोलते हैं बंगाल के पंचायत चुनाव पर, बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए, बोलते हैं कि परिवारवाद ने देश को नष्ट कर दिया, बोलते हैं कि भ्रष्टाचारवाद ने देश को नष्ट कर दिया। इंडिया का तोड़ अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, कभी PFI से तुलना करते हैं, कभी सिम्मी से तुलना करते हैं और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं। लाल डायरी पर बोल देते हैं। राजस्थान आते हैं तो लाल डायरी पर बोलना नहीं भूलते, वो जिक्र करना नहीं भूलते। और 5 ट्रिलियन डॉलर भारत अर्थव्यवस्था हो जाएगा 2027 में, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा, इन पर वो बार बार बोलते हैं।
अमृतकाल पर बोलते हैं, कर्तव्य काल पर बोलते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बोलते हैं, लेकिन 10 मुद्दे मैंने आपको वो भी बताए जिस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। क्या अगस्त का महीना सचमुच में भारी पड़ेगा, या राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से इस कदर उत्साहित हो जाएगी कांग्रेस कि कोई ना कोई सेल्फ गोल दे मारेगी, या राहुल गांधी इस कदर उत्साहित हो जाएंगे अपने सियासी कद बढ़ने के गुमान में कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे संसद में बहस के दौरान जो उन पर उल्टा पड़ जाएगा। ये देखना भी खासा दिलचस्प रहेगा। एक बार फिर शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मेरी आग्रह है आपसे कि पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए, बेल आइकन, और मेंबरशिप ड्राइव में जाइए और थोड़ी मदद भी कीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।